हॅलो स्टुडंट्स, कशा आहात बेटा? मजेत ना? मजेत असलंच पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं अभ्यास केलाच पाहिजे. सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ लॉज ऑफ मोशन. आतापर्यंत आपण मोशन इन प्लेन हा चैप्टर कवर केलेला आहे. ओके, अभी तक हमने उसमें 5 लेक्चर्स लिए हैं. तो आज से हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा अगले साल के लिए भी और इस साल के लिए भी. ओके ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1. तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. 3 लॉज है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हम थोड़ा सा उसे मैथमेटिकल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज की इस लेक्चर में. ओके, दूसरी चीज यहाँ पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा ये कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है. हमने मोशन इन प्लेन में कहीं जगह पे उसको डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन अब आज हम इस लेक्चर में उससे डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. और तीसरी चीज है यहाँ पे हम अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस सीखने की कोशिश करेंगे. ओके ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो बेटा. अच्छा लेक्चर होने वाला है आपके लिए, शायद ये रोलर कोस्टर हो जाए. तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनना, ध्यान से इसे समझना. पॉसिबल हुआ तो इसके नोट्स, रनिंग नोट्स भी निकालते रहना. ओके ठीक है, तो देखना बेटा. तो सबसे पहले तो स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. मुझे कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी है. तो टॉपिक रहेगा यहाँ पे इनर्शिया. तो इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, तो समझ लेना. इनर्शिया का मतलब क्या होता है? अपोजिशन. इनर्शिया का मतलब क्या रहेगा? अपोजिशन टू चेंज इन, opposition to change in its state. Opposition to change in its state. अब मैं यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं, अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट. अब स्टेट मेरे दो तरीके के हो सकते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जाने की कोशिश करे. अब इसका मतलब क्या है? अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट. तो सिंपल वाला है बेटा. ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो, टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, टीपॉट, सॉरी, कुछ कंसिडर कर लेना कि वहां पे एक आपने पेन रख दिया है. तो वो पेन खुद से खुद की जगह चेंज कर सकता है क्या? समझ में आ रहा है? वो पेन खुद से खुद की जगह चेंज नहीं कर सकता. ठीक, समझ में आ रहा है? तो उसको अगर उसकी जगह चेंज करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसको वहां से उठाना पड़ता है. तो ये हुआ उसका स्टेट ऑफ रेस्ट. ओके, तो यहाँ पे देखना इनर्शिया का डेफिनेशन क्या रहेगा. तो ये डेफिनेशन किसका है बेटा? तो ये इनर्शिया का डेफिनेशन है. अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट. तो मेरी स्टेट रेस्ट की हो सकती है या फिर मेरी स्टेट यूनिफॉर्म मोशन की हो सकती. उसी के बेसिस के ऊपर मेरे पास 3 अलग अलग इनर्शिया है. ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अपोजिशन टू चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं अपोजिशन, अपोजिशन टू चेंज, अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट. तो उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन. तो इनर्शिया ऑफ मोशन को किस तरह से डिफाइन कर सकता हूं? तो अपोजिशन टू चेंज इन इट्स, अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, अपोजिशन टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो ये रहेगा आपका इनर्शिया ऑफ मोशन. अब और एक चीज है यहाँ पे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट, एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपोजिशन लिखा है, तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ इनएबिलिटी. अपोजिशन या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ इनएबिलिटी. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू चेंज इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर इनएबिलिटी to change its own state of uniform motion. This is called as a inertia of rest, inertia of motion.
सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है? इनएबिलिटी टू चेंज इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद का डायरेक्शन खुद यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता, और इसी इनएबिलिटी को कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक, तो मेरे पास 3 टाइप के इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। रेस्ट पे मतलब ऑब्जेक्ट खुद की जगह खुद छोड़ नहीं सकता। दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट खुद का यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? तो ऑब्जेक्ट खुद का डायरेक्शन खुद चेंज नहीं कर सकता, उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, ठीक। तो अब हम यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो अगर मुझे इनर्शिया मेजर करना हो, रेस्ट वाली इनर्शिया अगर मुझे मेजर करना हो, तो मैं क्या मेजर करने वाला हूं? वहां पे उसका मास मेजर करने वाला हूं। तो मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल वाला है, देखना यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, उसका वेट है या फिर मास है 20 kg, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, उसका मास है 50 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखना, ये दोनों ऑब्जेक्ट खुद से खुद की जगह तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर मुझे इसको उठाना है, तो मुझे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, और उस फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इसके मास के ऊपर। जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर इस ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स देखना, जितना ज्यादा मास ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मतलब क्या है? मुझे उसका जो स्टेट है बेटा, रेस्ट का जो स्टेट है उसे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास के ऊपर। तो इसीलिए हम यहां पे बोलते हैं मास इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया रेस्ट। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा उसकी इनर्शिया। ओके, और उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उसे लगेगा, सो दैट वी कैन चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके बेटा, तो सिंपल कुछ चीजें थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिगार्डिंग लॉज ऑफ मोशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे एक सिंपल टर्म डिफाइन करने वाले हैं, मोमेंटम। मोमेंटम देखना, मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। ठीक, तो मोमेंटम मेरा देखना बेटा, ये मोमेंटम जो है स्मॉल p से इंडिकेट किया जाता है मोमेंटम। मोमेंटम मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर डायरेक्शन इसका इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगा। डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे? इसका डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रहेगा। इसका ऐसा यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट देखना बेटा, मास केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो केजी मीटर पर सेकंड। इसके डायमेंशंस मुझे मिल जाएंगे। डायमेंशंस मैं यहाँ पे ऑब्टेन कर सकता हूँ, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम। 1 इन मास, 1 इन लेंथ, माइनस 1 इन टाइम। तो इसके ये डायमेंशंस हो जाएंगे। तो ये तो चलो ऐसा यूनिट हुआ। तो सीजीएस यूनिट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट देखना बेटा, ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका ये सीजीएस यूनिट भी बन जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? तो एक सिंपल वाला है, क्योंकि ये मुझे आगे जाके लगने वाला है। मोमेंटम मुझे आगे लगेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में मुझे यहाँ पे मोमेंटम लगने वाला। तो हमने क्या कर लिया बेटा? मोमेंटम यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ओके, ठीक, आगे बढ़ते। अब हम यहाँ पे देखेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? हमें पता है। ओके, every body continues to be in its state of rest or in state of uniform motion until an unbalanced external force is or force acts on it। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखना बेटा, every object or every body continues
continues to be in state of rest, to be in state of rest or state of uniform motion, state of uniform motion until unbalanced external force acts on it, until unbalanced external force acts on it. ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इसको मैं दूसरे तरीके से भी ले सकता हूं। अगर कोई ऑब्जेक्ट खुद का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं कर रहा, स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं चेंज कर रहा, तो इसको मैं दूसरे तरह से भी ले सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गोइंग टू बी जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो ये वाली चीज भी होगी। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक्सेलरेशन इसका जीरो रहेगा। तो इसका कुछ हम इस तरह से भी इंटरप्रिटेशन कर सकते। ओके, ठीक है, खुद वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है या फिर उसका खुद का यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट नहीं छोड़ रहा, तो मैं कुछ इस तरह से उसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ। ओके बेटा, ठीक। तो ये तो था सिंपल न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ, तो देखना न्यूटन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो ये सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to applied external force, ठीक है। तो देखना मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। ओके, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर लेने की कोशिश करूं, अगर मैं एवरेज फोर्स लेने की कोशिश करूं तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा उसे हम बाद में देखते हैं। तो देखना यहाँ पे अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज दैट कांस्टेंट इज के, सपोज दैट कांस्टेंट इज के। अब ये जो k का वैल्यू होता है ना, द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स ऑन system of unit, the value of k depends on system of unit। in SI system अगर देखा जाए, SI system में इस k की वैल्यू होती है 1। इन SI system k की वैल्यू रहेगी 1, तो मुझे यहाँ पे फोर्स मिल जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, फोर्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब p की वैल्यू कितनी होती है? तो p की वैल्यू देखना, p की वैल्यू होती है m इंटू वी, p की वैल्यू रहेगी m इंटू वी। मैं यहाँ पे u इंटू वी रूल लगा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा m इंटू डी वी बाई डी टी, m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। याद रखना यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव का रूल लगा दिया है, और रूल क्या कहता है बेटा? u इंटू वी रूल है। तो इस तरह से मुझे इक्वेशन मिलेगा। अब देखना, हम जो भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पिछले एग्जांपल में देखा था, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया था, ठीक। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अगर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो तो ये जो इक्वेशन है, तो ये चेंज होगा मेरा इक्वेशन। एक्चुअल में फोर्स का इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगा, m dv बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी। तो रॉकेट के एग्जाम्पल में मुझे ये डी एम बाई डी टी इंटू वी यूज करना है। अगर ब्लॉक ऑब्जेक्ट जमीन पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, कार आगे जाने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ इस तरह से चीजें हो जहां पे मेरा मास कांस्टेंट हो, अगर मास कांस्टेंट हो, इफ मास इज कांस्टेंट,
अगर मास कांस्टेंट हो तो ये इक्वेशन मेरा बन जाएगा, देखना डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो ये आगे वाली टर्म जीरो हो जाएगी, मुझे मिल जाएगा dv बाई dt। मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt? dv बाई dt क्या होता है, तो वो होता है एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये है मेरा इंस्टेंटेनियस फोर्स। मैं अब यहाँ पे एवरेज फोर्स, यही वाला इक्वेशन एवरेज फोर्स के साथ भी लिख सकता हूँ। एवरेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। कुछ करना नहीं है यहाँ पे, डी बाई डी टी की जगह पे डेल्टा लिखना है, के इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो एवरेज फोर्स देखना, के की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी अपनी, एवरेज फोर्स एफ एवरेज विच इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये इक्वेशन हो जाएगा एवरेज फोर्स का। ठीक, तो यहाँ पे बेटा देख लेना, rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied external force is the statement of the Newton's second law of motion। और एक चलो ये तो चलो फोर्स, अब इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? अभी तक हमने इस फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की है। इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो रहेगा, तो देखना बेटा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of force is in the direction of change in momentum, direction of force is in the direction of change in momentum। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जहां पे है उसी ही डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन रहेगा, तो याद रखना। ओके, ठीक, तो ये है मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल यहाँ पे देखने की कोशिश की। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखते हैं। अब देखना ये फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट तो हमें पता है, मेरे पास एसआई यूनिट है, एसआई सिस्टम में है। तो एसआई सिस्टम में फोर्स किस में मेजर किया जाता है? एसआई सिस्टम में देखना फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, दूसरा सिस्टम सीजीएस सिस्टम अगर मैं कंसीडर करूं, सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होता है डायन, TYNE। ठीक है, तो सिंबल भी उसी का वही होता है। एसआई सिस्टम में न्यूटन है, सीजीएस सिस्टम में डायन है। अब यहाँ पे इंटर कन्वर्जन मुझे पता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन, ये हमने देखा था बेटा। ओके, ये ऑलरेडी हमने यूनिट्स डायमेंशन मेजरमेंट में देखा था। अब देखना एमकेएस सिस्टम में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे है, अगर मैं एमकेएस सिस्टम में ले लू, एमकेएस सिस्टम में इसको मेजर किया जाता है केजी वेट में, एमकेएस सिस्टम में इसको मेजर किया जाता है केजी वेट, किलोग्राम वेट, कुछ इस तरह से किलोग्राम वेट, या फिर यही होता है बेटा मेरा केजी वेट। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं केजी वेट। ठीक, तो व्हाट इज 1 केजी वेट? तो देखना 1 केजी मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जितना है दैट इज 9.8, और उसकी वजह से जितना फोर्स आ रहा है तो उसे कहा जाता है 1 केजी वेट। तो 1 केजी वेट मतलब कितना न्यूटन हुआ बेटा? तो 1 केजी वेट इज नथिंग बट 9.8 न्यूटन। याद रखना 1 केजी वेट इज नथिंग बट द 9.8 न्यूटन। तो ये जो है ना एमकेएस सिस्टम में, इसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल यूनिट। ये रहेगा मेरा ग्रेविटेशनल यूनिट केजी वेट। ये क्या है बेटा मेरा? ये है मेरा ग्रेविटेशनल यूनिट 1 केजी वेट। ठीक, समझ में आ रहा है? अब मैं इसे सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। तो सीजीएस सिस्टम में देखा जाए तो ग्रेविटेशनल यूनिट को सीजीएस सिस्टम में मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखना 1 ग्राम वेट हो जाएगा, तो वो मुझे मिल जाएगा 980 डायन, वो मुझे मिल जाएगा 980 डायन। ठीक है, ग्राम वेट रहेगा वो, या फिर ग्राम फोर्स। ठीक, केजी फोर्स या फिर केजी वेट, सिमिलरली ग्राम वेट या फिर ग्राम फोर्स, इस तरह से इसके यूनिट हो सकते। तो मुझे अब कुछ चीजें याद रखनी है। ग्रेविटेशनल यूनिट एमकेएस सिस्टम में ये कुछ इस तरह से 9.8 न्यूटन 1 केजी वेट रहेगा, और ग्राम वेट में देखा जाए तो 980 डायन रहे।
ठीक, तो देखना अब हम यहाँ पे सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 10 to the power minus 25 Newton in on X-ray machine, then find out the time taken by the electron to cover a distance of 0.2 meter. Take the mass of electron 10 to the power minus 30 kg. ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं बेटा। तो देखना फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 10 to the power minus 25, मास कितना है 10 to the power minus 30, एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखना बेटा, एक्सेलरेशन मिलेगा 10 to the power plus 5, 10 to the power plus 5। मास दिया है 10 to the power minus 30, ये दिया है 10 to the power minus 25 न्यूटन, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे डिस्टेंस दिया गया है, ओके, और मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर द डिस्टेंस। अब देखना इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहेगी, u इज इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस पूछा गया है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है बेटा मेरे पास, वो है 0.2, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ at स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, वो तो है 10 to the power 5, ठीक, t स्क्वायर। तो देखना बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 0, तो ये बन जाएगा 0.2 इंटू 2 इंटू 10 to the power 5 इंटू टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 0.4 इंटू 10 to the power 5 इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 4/10, 0.4 को 10 to the power 5 यहाँ पे आया, ये बना टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ इसका, तो मुझे मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3। तो इसका मतलब क्या है, 10 to the power minus 3 सेकेंड। तो मैं इसे लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। तो यहां पे मुझे आंसर मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2 मिली सेकेंड। ठीक, देखना अच्छी तरह से हमने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट किया है, फोर्स कैलकुलेट करके हमने बाकी सारी चीजें कैलकुलेट की है, यहाँ पे हमने काइनेमेटिक का इक्वेशन लगा दिया। नेक्स्ट, a bullet of mass 0.06 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and it is stopped after a distance of 60 centimeter। ठीक है, तो ये स्टॉप भी हुआ है। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स पूछा गया है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, जो कि इस केस में रिटार्डेशन आएगा, ओके, क्योंकि देखना अगर मैं इस तरह से ब्लॉक ले रहा हूं, एक ये हेवी ब्लॉक है, और जो अपना बुलेट रहेगा ना बेटा, बुलेट कुछ इस डायरेक्शन से आएगा, बुलेट यहाँ पे टकराएगा, टकराने के बाद कुछ अंदर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आके रुकेगा। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना, ये डिस्टेंस दिया गया है 60 सेंटीमीटर ब्लॉक में। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जब वो एंटर कर रही थी बुलेट, तो वो है 90 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी हो जाएगी, तो वो यहाँ पे आके रुक गई है बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0। तो मैं यहाँ पे काइनेमेटिक का इक्वेशन लगा सकता हूँ। कौन सा इक्वेशन, तो देखना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी गई है। डिस्टेंस कितना कवर किया है बेटा, तो वो कवर किया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर मतलब 60 इंटू 10 to the power minus 2। तो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, तो 90 स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 90 इंटू 90, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 10 to the power minus 2। ओके, तो यहाँ से एक 0, यहाँ से एक 0 कैंसल, तो ये बनेगा 3, ये बनेगा 2। तो बेटा देखना ये बना मेरा 45। ठीक है, माइनस 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power minus 2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है मेरा नेगेटिव आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, ओके, तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि यहाँ पे मुझे क्या मिला है, रिटार्डेशन, और जो भी फोर्स मिलेगा बेटा वो मुझे रेजिस्टिव फोर्स मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो देखना ये बनेगा 1.5, तो ये बनेगा 67, ये बनेगा 10 to the power 2। तो एक्सेलरेशन मिला 67.5 इंटू 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे फोर्स निकाल सकता हूँ। फोर्स किस तरह से निकालेंगे बेटा, मास भी दिया गया है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना है मेरे पास 0.06 kg, एक्सेलरेशन कितना है 67.5 इंटू 10 to the power 2
और ये आंसर अपना माइनस है, तो माइनस में रहेगा। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, तो वो इंडिकेट कर रहा है रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स कितना है, माइनस मतलब रेजिस्टिव फोर्स, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो देखना ये आएगा 405। ओके, तो ये 405 न्यूटन आएगा, तो रेजिस्टिव फोर्स कितना बना 405 न्यूटन, रेजिस्टिव फोर्स कितना बना 405 न्यूटन। ओके ठीक, कैलकुलेशन देखना बेटा, अगर कहीं पे गलत करता हूं तो आप लोग डाउट इंजन में डाउट में डाल सकते हो कि, या फिर चैट में आप डाल सकते हो। ओके कोई प्रॉब्लम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, on this a dust is falling at the rate of 50 kilogram per minute. The extra force required to move this train with a constant velocity will be। तो देखना यहाँ पे मुझे एक वेलोसिटी कांस्टेंट दी गई है, तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, फिर से वही वाला इक्वेशन। ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d बाई dt मास इंटू वेलोसिटी, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाय डी टी, v इंटू डी एम बाय डी टी। तो बेटा देखना यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा v इंटू डी एम बाई डी टी। अब मुझे यहाँ पे डी एम बाई डी टी दिया गया है 50 kg पर मिनट, सारे ऐसा सिस्टम में लेके आते हैं, वेलोसिटी कितनी है 20, डी एम बाई डी टी 50 kg पर मिनट, पर मिनट मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, केजी पर सेकेंड, ऐसा सिस्टम में लेके आ रहे हैं हम। ओके ठीक, तो ये जीरो कैंसिल, तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 3, तो मुझे मिल रहा है बेटा 50/3, 50/3, तो ये मिलेगा 16.66 न्यूटन। सो ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट, 16.66 न्यूटन, ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ a force of 10 Newton acts on a body of mass 20 kg for a 10 second। ठीक है, चेंज इन इट्स मोमेंटम पूछा गया है, चेंज इन इट्स मोमेंटम, तो देखना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू वी। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो वो होता है डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक, तो फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, मुझे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी पूछा गया है, कितने सेकंड के लग रहा है 10 सेकंड के लिए। सोच 10 इंटू, सॉरी नॉट 10 इंटू, 10 इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितना है 10 सेकंड, तो मुझे डेल्टा पी मिल जाएगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, सो आंसर इज गोइंग टू बी 100, आंसर इज गोइंग टू बी 100 kg मीटर पर सेकेंड। बाकी आप मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, मास यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समझ लेना इस क्वेश्चन को। एवरेज फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, मुझे पूछा क्या गया है चेंज इन इट्स मोमेंटम। ओके ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हीकल ऑफ 100 kg is moving with a velocity of 5 meter per second. To stop it in 1/10 second, the force required in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना है बेटा, तो देखना इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अपना आंसर नेगेटिव आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, ट्रेन को स्टॉप करना है, इसका मतलब क्या, व्हीकल को स्टॉप करना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0 माइनस 5 स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, नहीं, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। मुझे दिया गया है टाइम, टाइम कितना दिया गया है 1/10 सेकेंड। अब मुझे यहाँ पे निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए देखना डिस्टेंस दिया गया है क्या, नहीं, तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ क्या, देखना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 5, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम दिया गया है 1/10। ठीक, तो ये बनेगा -5 इज इक्वल टू a/10, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा देखना आप मेरे पास कितना है, मास 100 है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 100, एक्सेलरेशन कितना है -50, तो ये कितना बनेगा बेटा -5000।
तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो आंसर कितना आएगा 5000 न्यूटन। ठीक, समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो, किस तरह से डेटा दिया गया है उसके हिसाब से हम उसको यूज कर सकते। ठीक, तो अब हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बेटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखना व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल नॉन इनर्शियल वो अलग चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल वाला ही है, इसके पहले भी हमने किया था। ओके, तो देखना यहाँ पे एक ट्रेन चल रहा है आगे, ये ट्रेन का कुछ प्लेटफॉर्म है, नॉट प्लेटफॉर्म, ये कुछ इस तरह से मालगाड़ी है। तो सपोज करना कि एक आदमी है यहाँ पे इस चेयर पे बैठा है। ओके, ये आदमी इस चेयर पे बैठा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक सूटकेस है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सूटकेस दिखाई दे रहा है, और एक आदमी यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2। अब देखना मुझे करना क्या है, इस सूटकेस को, ये जो अपना सूटकेस है इसको ऑब्जर्व करना है। सपोज करना कि ये ट्रेन चल रहा है मेरा राइट डायरेक्शन में, ट्रेन कहाँ पे चल रहा है मेरा राइट डायरेक्शन में। ऑब्जर्वर 1 का ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ऑब्जर्वर 1 को क्या लगने वाला है कि ये सूटकेस जो है, ये जो सूटकेस है, ये सूटकेस इससे दूर जा रहा है। ठीक, ये सूटकेस क्या दिखेगा बेटा, इससे दूर जाता हुआ दिखेगा। अब देखना ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 2 को क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर 2 को सूटकेस पहले जहां पे था वहीं पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, ऑब्जर्वर 2 को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले सूटकेस जहां पे था वहीं पे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑब्जर्वर 1 को कहां पे दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वर 1 को ये सूटकेस आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो मतलब क्या हुआ, ऑब्जर्वर चेंज हुआ, ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ। समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वर चेंज हुआ, ऑब्जर्वेशन चेंज हुआ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो इन शॉर्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट द चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या मतलब, मैं उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जर्वेशन करने वाला हूं। और यहां पे क्या होता है देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एंड ओरिजिन, ओरिजिन पे ऑब्जर्वर रहेगा, ओरिजिन पे ऑब्जर्वर रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कहां पे रहेगा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर रहेगा ओरिजिन पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, तो सिंपल तरीका है देखना, यहाँ पे ऑब्जर्वर चेंज हुआ, ऑब्जर्वेशन चेंज हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां से मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस केस में देखना, इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, तो कुछ इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ली। अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे सूटकेस आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, लेकिन फॉर दिस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर नंबर 2, ऑब्जर्वर नंबर 2 को देखना, अगर उसने ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था तो उसके लिए तो वो सेम ही डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, सूटकेस सेम ही डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इन शॉर्ट क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठ के ऑब्जर्वेशन करेगा। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखना, फिजिक्स में ऑब्जर्वर चेंज, ऑब्जर्वेशन चेंज, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग हो सकता है। ठीक, तो अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मेरे पास बेटा दो टाइप है। कौन से, तो एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकंड वन इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये द बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, यह ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जहां पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, तो ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा, इसे कहा जाता है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या, द बॉडी मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, द बॉडी मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, तो ये रहेगा एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे ही कहा जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो देखना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी का वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी अलग अलग। नेक्स्ट,
In inertial frame of reference, yes, Newton's laws are obeyed under the inertial frame of reference. अगर मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने हैं बेटा, तो मेरा ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे होना चाहिए, तब जाके मैं वहां पे, मतलब मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना, मुझे कहाँ पे होना चाहिए, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना है मुझे, तब जाके मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। अगर मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, देन आई कैन नॉट अप्लाई द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है, तो मैं वहां पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज आर नॉट ओबेड, ओके, ठीक। अब देखना यहां पे लिखा है नॉन एक्सेलरेटेड, तो मैंने लिखा है द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट, यहां पे बॉडी एक्सेलरेट होगी, ओके, ठीक। तो इन दिस फ्रेम अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ रियल फोर्स। इस फ्रेम में क्या होता है, फोर्स जो भी रहेगा वो मेरा रियल फोर्स रहेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो मुझे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके एक्सेलरेशन की वजह से मुझे क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे सूडो फोर्स मिलता है। तो एग्जांपल देखना, रॉकेट इन इंटर गैलेक्टिक स्पेस, दैट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस बिटवीन द गैलेक्सीज विथ ऑल इट्स इंजन शट। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वहां पे मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। अब देखना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इफ अ कार जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, then during the time of acceleration the car will be in the non inertial frame of reference। जब तक कार को कांस्टेंट स्पीड नहीं मिलती तब तक कार की स्पीड बढ़ेगी बेटा, आफ्टर सम टाइम कार की स्पीड कांस्टेंट होती है। ये जो ट्रांजिशन है ना फ्रॉम जीरो स्पीड टू द कांस्टेंट स्पीड, इसके बीच में मेरा स्पीड वेरी हो रहा है, तो वो बनेगा मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो समझ लेना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ओबे किए जाते हैं या फिर अप्लाई किए जाते हैं। तो अप्लाई की जगह पे मैं ओबे वाला ही वर्ड यूज करता हूँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लेकिन वहां पे हम सूडो फोर्स यूज करेंगे, ठीक। सूडो फोर्स इमेजिनरी फिक्सियस फोर्स जो होता है। तो ये है बेटा इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देखा जाए तो फंडामेंटल फोर्सेस समझने की जरूरत है। फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक। अब मैं आगे भी बोल सकता हूं कि ये फंडामेंटल फोर्सेस बाकी जो टाइप है वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूं अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब यह एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें ये फंडामेंटल फोर्सेस भी आ सकते हैं। देन रियल एंड सूडो फोर्सेस, रियल एंड सूडो फोर्सेस, ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग फोर्सेस के टाइप्स है बेटा, ओके। तो देखना फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फंडामेंटल फोर्सेस कौन से है मेरे पास। तो फंडामेंटल फोर्स सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा रहेगा मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक फोर्स होता है जिसे कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। सो दीज आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब देखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मेरा अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव रहेगा, अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। वेयर एज न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस मेरे अट्रैक्टिव रहेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस मेरे अट्रैक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर देखा जाए बेटा तो 2 फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा रहेगा मैग्नेटिक,
तो सबसे पहले ये देखा, ये सोचा था कि साइंटिस्ट लोगों ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इंडिपेंडेंट है, लेकिन आगे जाके समझ में आया मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में ये चीज बता दी गई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है नहीं। E इज इक्वल टू बी सी, ये वाला इक्वेशन बाद में डिस्कवर किया गया, वो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, E इज इक्वल टू बी सी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड, सी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट। ओके ठीक, अब देखना सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो सबसे वीक वाला फोर्स मेरा रहेगा यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होता है। अब देखना वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है इससे मेरा वीक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मेरा वीक न्यूक्लियर फोर्स मेरा कम होता है। अगर मैं यहां पे ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद रहेगा मेरा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जो भी हम फोर्सेस देखते हैं, रिएक्शन फोर्सेस, फोर्स इन द टेंशन, ठीक है, स्ट्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो सारे रिएक्शन फोर्सेस है ना बेटा, तो ये सारे रिएक्शन फोर्सेस मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आते हैं। ओके ठीक है, अब इस फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम ज्यादा होने की कोशिश वहां पे की जाती है। ठीक, कांटेक्ट फोर्स अगर रहेगा, कांटेक्ट फोर्स, तो देखना कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मेरे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर है, तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या, तो वहां पे एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी होता है। ओके ठीक है, द फोर्सेस विच रिक्वायर द फिजिकल टच और कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब वहां पे दो ऑब्जेक्ट को फिजिकल टच करने की जरूरत है नहीं। ओके ठीक, तो देखना इन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट इज टू बी मेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, देयरफॉर इट डज नॉट वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो मतलब ये दूर से काम नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हैरी पॉटर वाली चीज नहीं होगी, छड़ी घुमा दी, फोर्स लग गया, वो चला गया, नहीं बेटा, मुझे यहाँ पे एक्चुअल कांटेक्ट चाहिए। ठीक है, इन नॉन कांटेक्ट फोर्स कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो दीज कैन वर्क फ्रॉम द डिस्टेंस। ओके, दीज कैन वर्क फ्रॉम द डिस्टेंस। तो एग्जाम्पल देखना, मस्कुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू किक द बॉल, समझ में आ रहा है, मस्कुलर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू किक द बॉल। तो ये मैं किक मारने की कोशिश कर रहा हूं बॉल के ऊपर, तो ये जो मस्कुलर फोर्स है और बॉल के बीच में, तो ये कांटेक्ट फोर्स रहेगा बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करता हूं बॉल के साथ, तो बॉल तो जगह से मूव करेगा नहीं। ओके ठीक, तो सिंपल एग्जांपल है। ओके, और दूसरे एग्जांपल भी देखना, नॉर्मल फोर्स, फोर्स ड्यू टू द टेंशन एंड फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो एग्जांपल देखना, इफ देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, तो देखना ये ऑब्जेक्ट है, मैं अगर इसको छोड़ रहा हूं, छोड़ूंगा तो ये क्या हो रहा है, ये नीचे जमीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब क्या है, ये जो अर्थ है ना बेटा, तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके ठीक, तो ये होता है मेरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट, अब हम यहां पे बात करेंगे रियल एंड सूडो फोर्स। अब रियल फोर्स का मतलब क्या, फोर्स विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ रियल फोर्स, वेयर एज सूडो फोर्स is one which arises due to the acceleration of the observer's frame of reference। याद रखना, मैंने पहले ही बोला था, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम कहां पे यूज करते हैं, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे ऑब्जर्वर की फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होती है। ओके ठीक है, रियल फोर्सेस ओबेज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेयर एज सूडो फोर्स डू नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके ठीक, रियल फोर्सेस आर वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, और ये जो सूडो फोर्स है ये फंडामेंटल फोर्सेस में नहीं आएगा। ठीक, एग्जांपल देखना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड अर्थ। ओके,
तो ये तो चलो ये रियल फोर्स का एग्जांपल है। एग्जांपल सूडो फोर्स का देखना, बस इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a ऑन अ स्ट्रेट रोड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, अ पर्सन ऑफ मास m एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड सूडो फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ma। समझ में आ रहा है? अगर आप लेफ्ट में गाड़ी टर्न करने की कोशिश करते हो, फोर व्हीलर में बोल रहा हूं, यहाँ पे लेफ्ट में गाड़ी टर्न हो रही तो आप राइट में जाते हो, बराबर, आप क्या कर रहे हो वहां पे राइट में जा रहे हो। तो बेटा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरी ऑब्जेक्ट या फिर मेरा व्हीकल जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। समझ में आ रहा है ना? उसकी वजह से क्या हो रहा है, सूडो फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रहा है और आप राइट साइड में झुकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? जितना फोर्स वो लेफ्ट में इस डायरेक्शन में लगा रहा है उतना ही फोर्स आपके ऊपर राइट में लगेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सूडो फोर्स। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ये रहेगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखना, ये डिपेंड करता है वर्क डन के ऊपर। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम अगले कुछ लेक्चर में उसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखना, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। अगर वर्क डन मेरा पाथ इंडिपेंडेंट हो तो वो फोर्स होता है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एंड इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक है, वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। अब देखना, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंडेंट ऑफ द पाथ किस तरह से, फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर द एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप लोगों को यहाँ पे एक मेरा पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, सपोज करना कि पेन यहाँ पे है, सपोज करना कि पेन यहाँ पे है, या फिर मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि सपोज कि पेन मेरा यहाँ पे कहीं पे है। ओके, अब मैं इसको उठाऊंगा, ठीक, इसको उठा के मैं थोड़ा सा ऊपर रखने वाला, सपोज करना कि 1 मीटर के हाइट पे रखने वाला। ठीक, अब मुझे इसे उठाने के लिए इसके ऊपर अभी कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, mg मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। मुझे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, कम से कम एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितना, तो एक्सटर्नल फोर्स में लगा रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैंने इसको यहां से यहां तक उठा दिया। तो ये चलो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बन गया, 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट, तो यहाँ पे कितना आएगा, mgh, हाइट कितना आया, mgh। समझ में आ रहा है? अब देखना, मैंने इसको यहां से यहां तक उठाया, डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। यहाँ पे मुझे वर्क डन कितना मिल रहा है, mgh ही मिल रहा है। ओके, अब आगे जाके यही वर्क डन मेरा पोटेंशियल एनर्जी बोल के स्टोर हो जाएगा, वो आगे हम देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखना, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से उठा के ऐसे गोल 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 घुमा के मैं यहाँ पे फिर से वही 1 मीटर पे रखने की कोशिश करूं, फिर से मैंने इसका वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो वर्क डन मुझे मिला mgh। वर्क डन कितना मिला मुझे, mgh। तो देखना, कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो वर्क डन होता है ना बेटा, वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ के ऊपर, बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ। ठीक, तो देखना, ड्यूरिंग वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। समझ में आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है। तो देखना, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी मेरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अगर मैं ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया मैंने, तो वो नीचे आ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये क्या है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मेरी क्या होगी बेटा, यहाँ पे कंजर्व होगी। बट इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी मेरी कंजर्व मे नॉट बी कंजर्व, कंजर्व हो भी सकती है, कंजर्व नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी कंजर्व। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ अब यहां पे देखना, इस केस में क्या हो रहा है, जो भी हम वर्क डन करने की कोशिश कर रहे हैं वो कंप्लीटली रिकवरेबल रहेगा। हम यहाँ पे वर्क डन को रिकवर कर सकते हो, यहाँ पे हम वर्क डन को रिकवर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप देखना, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हम ऐसे खींच रहे हैं बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इतना ही याद रखना। या फिर एयर ड्रैग, एयर ड्रैग भी मेरा नॉन कंजर्वेटिव ही रहेगा।
अब देखना फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे मैंने पकड़ा उसको खींचा, ठीक है, खींचने के बाद थोड़ा सा जो भी फ्लोर है ना बेटा, फ्लोर को जरा सा देखना, फ्लोर का टेम्परेचर देखने की कोशिश करना, फ्लोर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब कुछ पार्ट वर्क डन का एज ए हीट लॉस हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, हीट लॉस हुआ है। सो दैट्स व्हाई वर्क डन जो होता है मेरा नॉट रिकवरेबल, रिकवर नहीं कर सकते हम वहां। ओके तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखो, फ्रिक्शनल फोर्स और एयर ड्रैग। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बेटा देखना, अब हमारा एक पार्ट यहाँ पे बाकी था, हम गलती से यहाँ पे भूल गए थे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमें पता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके तो हमें पता है एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो दिस इज द थर्ड लॉ। एवरी एक्शन is having equal and opposite reaction, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो है ना बेटा, तो इसे कहा जाता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स ड्यू टू द एक्शन एंड रिएक्शन, तो वो कभी जीरो नहीं होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर विल नॉट कैंसिल ईच अदर, एक्शन रिएक्शन force will not cancel each other as they are acting on two different objects, सिंपल वाला देखना। तो मैं एक ब्लॉक रख रहा हूं फ्लोर के ऊपर, इसका मास रहेगा m। तो बेटा यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स mg मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा सेपरेटली ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ब्लॉक और फ्लोर, ओके, तो बेटा mg मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अगर मैं इस फ्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो mg इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये फ्लोर क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, जो पार्ट ब्लॉक का कांटेक्ट में, तो ब्लॉक भी उतनी ही रिएक्शन देगा अपवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? तो देखना, एक्शन नीचे हो रहा है, रिएक्शन ऊपर हो रहा है। जो पॉइंट मेरा कांटेक्ट में है वहां पे, अभी यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स समझ लेना, जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसके ऊपर वो रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखना मैंने क्या लिखा है, एक्शन रिएक्शन फोर्स नेवर विल कैंसिल ईच अदर एज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, तो वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, देख लो अच्छी तरह से, उसे समझ लो बेटा। ओके, ठीक। तो देखना, अगर एक्शन नहीं है तो रिएक्शन नहीं है, ये एक चीज याद रखना। अगर रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो ये भी समझ लेना कि कहीं पे भी एक्शन नहीं हो रहा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, आज की इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो आज की इस लेक्चर में हमने देखा इनर्शिया का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी देख लिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक, उसके बाद हमने देख लिया मोमेंटम का डेफिनेशन। ठीक है, मोमेंटम को हमने डिफाइन कर लिया, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट हमने देख लिए दो लॉज, तीन लॉज, थ्री लॉज, न्यूटन थ्री लॉज। पहला लॉ, ऑब्जेक्ट खुद की जगह खुद से चेंज नहीं कर सकता, या फिर ऑब्जेक्ट खुद का
स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन खुद से कभी चेंज नहीं कर सकता जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। ओके ठीक। दूसरा देखा हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने वो चीज देखी। ओके एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी, तो ये मुझे मिला एफ इज इक्वल टू के इंटू डीपी बाई डी। के की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, सो फोर्स मुझे मिलेगा एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। ठीक, इसी को हमने कुछ इस तरह से भी लिखा, एफ इज इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, कुछ इस तरह से हमने उसे लिख दिया। अगर मेरा मास कांस्टेंट हो तो ये टर्म जीरो हो जाता है, तो मुझे तब उस केस में मिलता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके ठीक। और सबसे लास्ट में देखे हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने देखे। नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं, तो 4, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो हर जगह पे आते हैं, जो भी डे टू डे वर्क हम करने की कोशिश करते हैं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही आते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमने आज के इस लेक्चर में कवर किए। बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, बेसिक सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, लेकिन इसे अच्छी तरह से देखना। अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि मैं फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और डिफरेंट फोर्सेस जो मैकेनिक्स में हम यूज करने वाले, अगले 2 साल जो हम फोर्सेस यूज करने वाले उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं या फिर उसको किस तरह से समझते हैं, ये सारी चीजें हम अगले लेक्चर में देखने वाले। ओके ठीक है, तो बेटा तब तक के लिए थैंक यू। इसका डीपीपी अच्छी तरीके से सॉल्व करना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो यस, आप लोग डाउट इंजन में डाउट डाल सकते हो, वहां पे डाउट पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जो भी लेक्चर जा रहा है वहां पे कमेंट सेक्शन में भी डाउट डाल सकते हो। ओके ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।